नमस्ते और द डीप डाइव में आपका स्वागत है। आज हम सीधे साल 2120 की दुनिया में उतर रहे हैं। सोचिए, एक ऐसा भविष्य जहां इंसान ने, आप कह सकते हैं, मौत को लगभग मात दे दी है और अमरता पाने के 3 रास्ते बना लिए हैं। पहला, साइबॉर्ग्स, मतलब साइबरनेटिक रूप से बेहतर इंसान जो लॉजिक और एफिशिएंसी को ही सब कुछ मानते हैं। दूसरा, सिंथ्स, जो पूरी तरह से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हैं। और तीसरा, जो हमारी आज की कहानी के केंद्र में है, हाइब्रिड। ये वो लोग हैं जिनकी इंसानी चेतना को एक सिंथेटिक शरीर में डाल दिया गया है। तो सवाल ये नहीं है कि इंसान अमर हो सकता है या नहीं, बल्कि ये है कि इन तीनों में से कौन सा रास्ता इंसानियत के भविष्य पर राज करेगा। बिल्कुल। हमारे पास जो स्रोत हैं वो हमें 2 अलग-अलग जगहों पर ले जाते हैं। एक तो अंतरिक्ष की गहराइयों में फंसा एक स्पेसशिप, और दूसरा धरती पर। हाँ, धरती पर चल रहा एक, क्या कहते हैं, टॉप सीक्रेट एक्सपेरिमेंट। ये दोनों कहानियां समानांतर चलती हैं, लेकिन जब ये टकराती हैं तो इंसानियत का भविष्य दांव पर लग जाता है। तो चलिए इस दुनिया को और करीब से समझते हैं। यहाँ जो बात सबसे दिलचस्प है वो ये कि ये कहानी सिर्फ टेक्नोलॉजी और जैसे एलियंस की नहीं है। ये इस बात की पड़ताल करती है कि अपनी सीमाओं को तोड़ने की कोशिश में इंसान क्या बन जाता है। हमारी कोशिश यही रहेगी कि हम सिर्फ कहानी न सुनाएं, बल्कि इन दोनों दुनियाओं के टकराव के पीछे छिपे मतलब और उसके नतीजों को समझें। तो कहानी की एक डोर हमें माजिनो नाम के एक स्पेसशिप पर ले जाती है, और ये कोई आम जहाज नहीं है। ये पूरे 65 सालों से एक लंबे और थका देने वाले मिशन पर है। 65 साल बहुत लंबा समय है। हाँ, बहुत। तो क्रू के कुछ सदस्य अपनी क्रायोस्लीप, मतलब एक तरह की गहरी नींद से जागते हैं और उन्हें तुरंत एहसास होता है कि कुछ बहुत गलत है। सिस्टम में गड़बड़ी है। हाँ, सिस्टम की लॉग फाइल्स करप्ट हो चुकी हैं। और इसी गड़बड़ी के बीच एक मैकेनिक कहता है कि जहाज पर जो कार्गो है, मतलब जो एलियन जीव हैं, उनसे छुटकारा पा लेना चाहिए। लेकिन उसे तुरंत याद दिलाया जाता है कि ये जीव ही उनके 65 साल लंबे मिशन की वजह है। अच्छा। ये कोई मामूली सामान नहीं, ये धरती पर अब तक की सबसे बड़ी खोज हो सकती है। एक तरह का तैरता हुआ चिड़ियाघर है जिसमें हर आकार के खतरनाक जीव कैद हैं। तो एक तरफ अंतरिक्ष में इंसानियत का भविष्य इन एलियंस के साथ कैद है, और दूसरी तरफ ठीक उसी समय धरती पर नेवरलैंड नाम की एक रिसर्च फैसिलिटी में इंसानियत की परिभाषा ही बदली जा रही है। यहाँ एक शक्तिशाली कॉरपोरेशन मार्सी नाम की एक बीमार लड़की के दिमाग को एक सिंथेटिक शरीर में डालने की तैयारी कर रहा है। ये पहला हाइब्रिड बनाने का ऐतिहासिक पल है। मानवता के लिए ये एक बहुत बड़ी छलांग है। पर यही कहानी वो क्लासिक सवाल उठाती है कि क्या चेतना को एक शरीर से दूसरे में ले जाने के बाद भी इंसान वही रहता है? तो क्या इंसानियत सिर्फ यादों का एक कलेक्शन है या भावनाओं का भी? कहानी इसी सवाल से खेलती है। और मार्सी का ट्रांसफर कामयाब होता है, वो वेंडी बन जाती है। शरीर एक वयस्क का, पर दिमाग अभी भी एक बच्चे का। हाँ, और वो अब वो कमाल की चीजें कर सकती है जो कोई इंसान नहीं कर सकता, जैसे बिना किसी खरोच के बड़ी ऊंचाई से कूदना। उसके जैसे और भी बीमार बच्चों को सिंथेटिक शरीर दिए जाते हैं और उन्हें लॉस्ट बॉयज का नाम दिया जाता है। और वेंडी उन्हें दिखाती है कि अब वो कितने ताकतवर है, और वे सब अपनी पुरानी बीमारियां भूल जाते हैं। इसमें एक अजीब सी, खूबसूरती भी है और उतना ही डर भी। इन बच्चों को बीमारी से आजादी तो मिल गई, लेकिन क्या उन्होंने अपनी इंसानियत खो दी? ये सवाल तो है। कॉरपोरेशन ने उन्हें तोहफा दिया है या अपना गुलाम बना लिया है? ये सवाल हवा में तैरता रहता है। तो धरती पे वेंडी और लॉस्ट बॉयज अपनी नई क्षमताओं को समझ रहे हैं, लेकिन इसी बीच अंतरिक्ष में वो खतरा तेजी से धरती की ओर बढ़ रहा है जो उनकी दुनिया को हमेशा के लिए बदल देगा। माजिनो स्पेसशिप पर। हाँ, वहां हालात अब काबू से बाहर हो रहे हैं। एक एलियन जीव अपने कंटेनर से बाहर निकल आता है और एक-एक करके क्रू के सदस्यों का शिकार करना शुरू कर देता है। और यहीं हमें साइबॉर्ग्स मानसिकता की पहली क्रूर झलक देखने को मिलती है। मोरो? हाँ, मोरो, जो एक साइबॉर्ग है, वो अपने एक साथी जावेरी को बचाने की जगह उसके सामने दरवाजा बंद कर देता है। अरे! जावेरी दरवाजा पीटती रह जाती है, लेकिन मोरो अपने हाथ को एक ब्लो टॉर्च में बदलकर दरवाजे को हमेशा के लिए सील कर देता है। उसका तर्क साफ है, मिशन किसी भी एक इंसान की जान से ज्यादा जरूरी है। बिल्कुल, ये सिर्फ एक क्रूर फैसला नहीं है, ये उसकी प्रोग्रामिंग है, उसके अस्तित्व का मूल सिद्धांत है। लॉजिक भावनाओं से ऊपर है। इसके बाद मोरो जहाज के एआई को बताता है कि मिशन फेल हो चुका है।
इन जीवों को धरती पर पहुंचाना बहुत खतरनाक होगा। तो एक ही रास्ता है, जहाज को धरती के वायुमंडल में क्रैश कर देना, ताकि सब कुछ जलकर राख हो जाए। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। जहाज क्रैश तो होता है, लेकिन ठीक उसी शहर न्यू सैम में, जिसे वही कॉर्पोरेशन चलाता है जिसने वेंडी और दूसरे हाइब्रिड्स को बनाया था। मतलब कहानी की दोनों दुनियाएं अब एक ही जगह पर आ चुकी हैं। और बात यहीं खत्म नहीं होती। वेंडी का भाई हर्मिट उसी शहर में रहता है। और वो यही मानता है कि उसकी बहन मार्सी मर चुकी है। अच्छा, और वो उसी कॉर्पोरेशन के लिए काम करता है? हाँ, और एक बचाव दल के साथ क्रैश साइट पर पहुंचता है। जैसे ही वेंडी सिक्योरिटी कैमरास पर अपने भाई को देखती है, वो उसे बचाने के लिए निकल पड़ती है। एक मिनट, हमें तो बताया गया था कि हाइब्रिड्स में भावनाएं नहीं होती। तो क्या ये सिर्फ एक पुरानी याद है जो उसे चला रही है, या कुछ और? यही कहानी का सबसे बड़ा रहस्य है। क्या ये भाई बहन का प्यार है, या उसके अंदर का कोई गहरा इंस्टिंक्ट? कॉर्पोरेशन ने सोचा था कि वो भावनाओं के बग को हटाकर एक परफेक्ट मशीन बना रहे हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि इंसानी चेतना के कुछ हिस्से ऐसे हैं जिन्हें आप मिटा नहीं सकते। एक ऐसी ताकत जिसे वो समझ नहीं पाए। क्रैश हुए जहाज के अंदर का माहौल किसी बुरे सपने जैसा है। और यहीं हर्मिट की टीम का सामना होता है कहानी के सबसे खतरनाक जीव से, जीनोमॉर्फ। ये सिर्फ एक एलियन नहीं है, बल्कि एक परफेक्ट शिकारी है जिसकी रगों में एसिड दौड़ता है और जिसका एकमात्र मकसद शिकार करना है और अपनी नस्ल बढ़ाना। जीनोमॉर्फ छत से हर्मिट पर हमला करने ही वाला होता है कि तभी मोरो, जो क्रैश में बच गया है, हाँ, वो अपनी इलेक्ट्रिकल गन से उसे बेहोश कर देता है और हर्मिट को बचा लेता है। ये दिलचस्प है। वही साइबॉक्स जिसने अपने साथी को मरने दिया था, अब एक अनजान इंसान को बचा रहा है। शायद उसके लॉजिक के हिसाब से हर्मिट अब मिशन का एक जरूरी हिस्सा बन गया है। इसी दौरान वेंडी जैसे जैसे जहाज के करीब पहुंचती है, उसे अपने दिमाग में कुछ अजीब सी क्लिक करने वाली आवाजें सुनाई देने लगती हैं, जो किसी और को नहीं सुनाई दे रही। हाँ, ये पहला इशारा है कि उसके सिंथेटिक शरीर और इन एलियन जीवों के बीच कोई अनजाना और गहरा कनेक्शन है। और आखिरकार जहाज के अंदर वेंडी और हर्मिट का आमना सामना होता है। वेंडी उसे बताती है कि वो ही उसकी बहन मार्सी है। हर्मिट पहले तो यकीन नहीं करता होगा। बिल्कुल नहीं, लेकिन जब वेंडी उनके बचपन के वो राज बताती है जो सिर्फ वो दोनों जानते थे, तो वो टूट जाता है और उसे गले लगा लेता है। उस खौफ और मौत के माहौल में वो एक पूरी तरह से इंसानी पल होता है। लेकिन ये भावनात्मक पुनर्मिलन ज्यादा देर नहीं टिकता। कॉर्पोरेशन की टीम उन दोनों को पकड़कर वापस नेवरलैंड ले जाती है। और वहां एक बेहद चौंकाने वाला खुलासा होता है। रुकिए, क्या कह रहे हैं? वे उसके फेफड़ों का इस्तेमाल एक एलियन बनाने के लिए कर रहे हैं? हाँ, ये तो सिर्फ रिसर्च नहीं लग रहा, ये तो भयावह है। उनका असली मकसद क्या है? उनका असली मकसद है हथियार बनाना। वो जेनोमॉर्फ की बायोलॉजी को इंसानी अंगों के साथ मिलाकर एक ऐसा जीव बनाना चाहते हैं जिसे कंट्रोल किया जा सके। और यही कहानी का सबसे अविश्वसनीय मोड़ आता है। वेंडी को एहसास होता है कि वो उन आवाजों की नकल कर सकती है जो उसे सुनाई दे रही थीं। कॉर्पोरेशन के दबाव में वो उन आवाजों को दोहराती है और चमत्कार हो जाता है। हर्मिट के फेफड़ों से पैदा हुआ बेबी जेनोमॉर्फ, जो बेहद गुस्से में था, उन आवाजों को सुनकर शांत हो जाता है। और वेंडी उसे सहलाने में भी कामयाब हो जाती है। एक सिंथेटिक इंसान और एक एलियन के बीच एक ऐसा संवाद होता है जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। ये एक बहुत बड़ा पल है। ये दिखाता है कि वेंडी सिर्फ एक मशीन नहीं है, उसके पास एक अनोखी शक्ति है। वो दो प्रजातियों के बीच एक पुल बन सकती है। लेकिन कॉर्पोरेशन इसे एक खोज की तरह नहीं, बल्कि एक हथियार की तरह देखता है। और इसके ठीक बाद वेंडी को एक और भयानक सच पता चलता है। वो जान जाती हैं कि कॉर्पोरेशन ने उन सभी बच्चों के असली शरीर नष्ट नहीं किए थे, बल्कि उनकी हत्या की थी। ये जानने के बाद वेंडी के अंदर कुछ बदल जाता है। अब वो सिर्फ अपने भाई को नहीं बचाना चाहती, अब वो बदला लेना चाहती है। वो यहीं से कहानी एक सर्वाइवल हॉरर से एक विद्रोह में बदल जाती है। बिल्कुल, अब ये सिर्फ इंसानों और एलियंस के बीच की लड़ाई नहीं है। ये अपनी रचना का अपने बनाने वाले के खिलाफ विद्रोह है। विडंबना देखिए, जिस हाइब्रिड को भावनाहीन बनाया गया था, वही उन मृत बच्चों के लिए न्याय की सबसे बड़ी लड़ाई लड़ने वाली है। लैब में एक दुर्घटना होती है और एलियंस आजाद हो जाते हैं। वो वैज्ञानिकों को मारना शुरू कर देते हैं। वेंडी इस अफरा तफरी का फायदा उठाती है और सबसे बड़े, सबसे खतरनाक जेनोमॉर्फ को आजाद कर देती है, इस उम्मीद में कि वो उसकी मदद करेगा। वो हर्मिट और निब्स नाम की एक और हाइब्रिड के साथ जंगल में भाग जाती है, जहां उन्हें उन बच्चों की असली कब्रें मिलती हैं।
जब सैनिक उन्हें पकड़ने आते हैं तो हमें हाइब्रिड्स की असली ताकत देखने को मिलती है। वेंडी और निब्स ठंडे रोबोटिक तरीके से सैनिकों से लड़ती हैं, जबकि जेनोमॉर्फ अपने जंगली गुस्से के साथ हमला करता है। दो अलग अलग गैर इंसानी ताकतें एक ही मकसद के लिए लड़ रही हैं, भ्रष्ट इंसानों से आजादी। अंत में वेंडी वो करती है जो सिर्फ एक हाइब्रिड कर सकती है। वो फैसिलिटी के सेंट्रल कंप्यूटर सिस्टम को हैक कर लेती है और कॉरपोरेशन के सारे अपराध, बच्चों की हत्या से लेके गैर कानूनी प्रयोगों तक, सब कुछ पूरी दुनिया के सामने उजागर कर देती है। और फैसिलिटी का सेल्फ डिस्ट्रक्ट अलार्म चालू कर देती है। वो जेनोमॉर्फ को बुलाती है, जो बाकी बचे गार्ड्स को खत्म कर देता है। और फिर वेंडी सभी भ्रष्ट वैज्ञानिकों और कॉरपोरेशन के प्रमुखों को, जिनमें सिल्विया और कैवेलियर शामिल हैं, एक सेल में बंद कर देती है। और दिलचस्प बात यह है कि वो मोरो साइबॉक्स को भी उन्हीं के साथ बंद करती है। अच्छा, तो वो सिर्फ इंसानी लालच को नहीं बल्कि साइबॉक्स के ठंडे लॉजिक को भी खारिज कर रही है। हाँ। और फिर वो अपना अंतिम ऐलान करती है, जो एक नए युग की शुरुआत है। अब इंसान नहीं बल्कि हाइब्रिड्स और एलियंस राज करेंगे। तो कहानी का अंत एक ऐसी दुनिया से होता है जहां सत्ता का समीकरण पूरी तरह बदल चुका है। सत्ता इंसानों के हाथ से फिसलकर उनकी बनाई हुई रचनाओं, हाइब्रिड्स और उन जीवों के हाथों में चली गई है जिन्हें वो कंट्रोल करना चाहते थे। सही बात है। इंसान ने अमर होने की चाह में नई प्रजातियां तो बना दी, पर अंत में न्याय और व्यवस्था की स्थापना उन्हीं गैर इंसानी जीवों ने की जिन्हें वो कमतर समझते थे। और ये कहानी हमें एक बहुत ही उत्तेजक विचार के साथ छोड़ जाती है। क्या इंसानियत सिर्फ हमारे जैविक शरीर, हमारे डीएनए तक ही सीमित है, या ये हमारे कर्मों से तय होती है? और अगर हमारी बनाई हुई रचनाएं हमसे ज्यादा न्यायप्रिय और ज्यादा इंसानी साबित हों, तो क्या उनके पास ना सिर्फ राज करने का अधिकार है बल्कि इसकी जिम्मेदारी भी है? इस सवाल पर सोचने के लिए हम आपको छोड़ जाते हैं।